नमस्कार। मैकियावली कंप्लीट हो गया। मैकियावली आप पढ़ के भी आ गए। मैकियावली के ऊपर जो पीवाईक्यूज है उनकी चर्चा करते हैं और आप देखेंगे कि मैकियावली जितने भी थिंकर्स हैं उनमें सबसे सिंपल क्वेश्चन किस पे आता है? मैकियावली के ऊपर आता है। तो आप ये गांठ बांध लें कि मैकियावली पे क्वेश्चन गलत है, नहीं होना चाहिए। प्लेटो पे गलत नहीं होता, अरस्तू पे गलत नहीं होता, मैकियावली पे गलत नहीं होता। क्वेश्चन जाके गलत होता है, एक तो रूसो के ऊपर गड़बड़ हो जाती है और एक गड़बड़ हो जाती है थॉमस होब्स के ऊपर। थॉमस होब्स में गड़बड़ इसलिए हो जाती है कि अपन थॉमस होब्स है ना सिर्फ ट्रेडिशनल किताबों से पढ़ते थे, इसलिए अब वहां भी गड़बड़ नहीं होगी। तो मोर फैक्ट्स आते हैं ना, वो आते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, जहां सन ही सन है, तथ्य ही तथ्य है। उससे पहले तो अगर थोड़ा सा समझ के कर लेना तो क्वेश्चन होने के बहुत ही ज्यादा चांस है। तो वेस्टर्न थिंकर, इंडियन थिंकर्स, पॉलिटिकल थियरी और कंपैरेटिव, और इंटरनेशनल का थियरी वाला पार्ट, और उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से अपने को एक एक दो क्वेश्चन ही एक्स्ट्रा करने की कोशिश करनी है, उसके लिए थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा। आप 55 के लिए तो 54-55 नंबर के लिए आपका जो ये स्पीड है ना, ये सही है, ये 54-55 तक तो ले जाएगी। अब सिर्फ कितने नंबर लाने के लिए? लगभग ये मानो कि 6-7 क्वेश्चन और करने के लिए इस स्पीड को आपको डबल नहीं ट्रिपल करना पड़ेगा। वहां ना हर 50 से ऊपर जाते जाते फिर हालत टाइट होने लगती है। 50 तो आप सारे ही कर आओगे, लगभग के 50 आ जाएंगे। अगर आप साल भर पढ़ लिए तो 50 से 55 आएंगे आपके। क्लास में आए, थोड़ा वो देख लिया, बातें बातें कर ली, चले गए, बारिश देख ली, ये देख लिया, थोड़े मजे 55 एक आ जाए। ठीक है, आते भी रही थोड़ा थोड़ा, लेकिन अगले 5 के लिए तो आपको सारी चीजें एक साल भर के लिए छोड़नी तो पड़ेगी। सिंपली तो कुछ है नहीं, देखो मिलने वाला है नहीं आपको कुछ। तो अब मैकियावली की चर्चा करते हैं। पीवाईक्यूज मैकियावली के ऊपर नेट में सिंपल आते हैं और अदर पीएससी में सिंपल आते हैं। आरपीसी थोड़े से टफ दे देती है, ठीक है। एमपी यूपी में ठीक आता है मैकियावली, और बाकी ये मैकियावली तो आधे पेज का है, क्योंकि अपने थोड़ा टफ आता है, इसलिए मैकियावली थोड़ा लंबा चौड़ा अपने लिए। आप खुद पहले हल करना, फिर आगे बढ़ते हैं। मैकियावली निसंदेह खुद को, अच्छा कथनों विचार करें मैकियावली को कौन सा अध्ययन? अनुभवजन्य अध्ययन। पहले अनुभवजन्य अध्ययन क्या होते हैं? ठीक है, पहले तो ये बताओ कि मैकियावली के जो अध्ययन थे वो अनुभवजन्य था क्या, एम्पेरिकल था क्या? पहले यहां से शुरू करो। आप बताओ क्या अनुभव किया उसने? हाँ गुड। उसने जो कुछ कहा ना, ऐसे हवा में नहीं कहा, सोच के और तर्क से नहीं कहा। उसने जो कुछ वही कहा जो उसने देखा था। उसने राज दरबारों में जो कुछ देखा, और उसने रोम में जो कुछ देखा, उसने पोप के यहां जाके जो कुछ देखा, उसने उसी का वर्णन कर दिया। तो जब हम जो कुछ जैसा देखा है उसका वैसा अध्ययन करें तो उनको कौन से अध्ययन बोलते हैं? अनुभवजन्य। ये हमें ये नहीं बताते क्या होना चाहिए, बल्कि हमें ये बताते कि क्या है, चल क्या रहा है। जो चल रहा है, फिर मैं क्या तो चल रहा है ना, उसी से आइडिया लग जाएगा कि आगे क्या हो सकता है। थोड़ा इतिहास हमें इतना नई चीजें नहीं सिखाता इतिहास हमें कभी। इतिहास हमें ये बताता है कि जो पीछे हो चुका है ना, वैसे ही अब हो रहा है, वैसे उसमें गलती नहीं करनी है। नया कुछ नहीं सिखाता हूं, बस चीजों को सुधारना सिखाता है। तो वाकई में इसके जो अध्ययन है ना, वो अनुभवजन्य एम्पेरिकल है। तो मैं 3 चीजें लिखूंगा कि इसके अध्ययन एम्पिरिकल है, अनुभवजन्य है। ठीक है, क्या इसमें बुद्धिवाद है क्या, रैशनलिज्म है क्या? उसी का वर्णन है, बुद्धि का प्रयोग है। बुद्धि में तर्क से साबित थोड़ी चीजें, इसने तो अपने अनुभवों से चीजें साबित होती है। तो तर्क से साबित करना और एक है अनुभवों से।
प्लेटो सारी चीजें अनुभव से साबित करता है कि आत्मा है, ये है, वो है। वो उसका गुफा क्या है, उसका गुफा का जो सिद्धांत है और जो आत्मा का सिद्धांत है, उसने अनुभव किया कि आत्मा का नहीं है, उसके क्या है, वो तर्क है, वो रैशनलिज्म वो अलग था। इसका तो एम्पेरिसिज्म, इसका रैशनलिज्म नहीं है। दूसरा, इसमें एक और पद्धति है, वो कौन सी है, ऐतिहासिक। इसमें ऐतिहासिकता क्या है ये बताओ आप। उसने जो कुछ लिया ना राजा को समझाने के लिए, उसमें किसका सहारा लिया कि पहले ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, अकबर के टाइम ऐसा हुआ, महाराणा प्रताप के टाइम ऐसा हुआ, या अशोक के टाइम ऐसा हुआ। जिसे आपको ना ये साबित करना है कि युद्ध एक स्वस्थ राज्य के लिए आवश्यक होते हैं। अगर किसी राज्य को युद्ध से बचना है, सॉरी पतन से बचना है, तो उसको युद्ध करने ही पड़ेंगे। फिर वो उदाहरण देगा कि देखिए मैं एक राज्य बताता हूँ आपको, अशोक का राज्य, ऐसे अपन चर्चा कर रहे हैं। अशोक का राज्य जिसने युद्ध बंद करते उसका क्या हो गया, पतन हो गया। तो ये अपना एक कहां से सीखा, ये अपना तर्क कहां से आया कि एक अच्छे राज्य के लिए, स्वस्थ राज्य के लिए युद्ध आवश्यक होते हैं, कहां से आया, इतिहास से आया। तो कौन सी पद्धति है उसकी, ऐतिहासिक। अगर जब अपन एम्पेरिसिज्म की चर्चा करें, अनुभववाद की चर्चा करें, तो जो भी हम सीखते हैं उसके पास हमारे पास क्या होते हैं बताओ, तथ्य होते हैं ना। तो जब हम एम्पेरिसिज्म की चर्चा करें, तथ्यों की चर्चा करें, यथार्थ की चर्चा करें, तो समकालीन समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा एक अप्रोच आई थी जो इस एम्पेरिसिज्म का और तथ्यों का प्रयोग करती है। बताओ क्या थी, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद आया था ना, मैंने कहा ना, एक उन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसी अप्रोच आई थी जो ऐसी चलती है, वो क्या है, व्यवहारवाद। ठीक है, आगे काम आएगा थोड़ी देर बाद। मैकियावेली निस्संदेह खुद को एक नव प्रवर्तक के रूप में देखते थे कि मैं था ही नव प्रवर्तक, तो था ही, देखो बिल्कुल एकदम चेंज कर दिया मध्यकाल को, जिन्होंने चीजों को जैसी है वे हैं, बजाय उसके कि जैसी वे कल्पित है उनकी जगह स्थान दिया। तो इसने किसको पहले लिया बताओ, जैसी है या जैसी कल्पना की गई, उसको प्राथमिकता दी और उसी को माना। तो इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, नव प्रवर्तक। बाकी क्या कर रहे थे फिर, प्लेटो ने क्या किया ये बताओ आप, और अरस्तु ने क्या किया, जो जैसी है उसको वैसा स्वीकार नहीं किया, बल्कि कैसी होनी चाहिए ऐसी उसकी कल्पनाएं की। तो पहला तो सही है। तो एक जो एम्पेरिसिज्म पे, तथ्यों के ऊपर, यथार्थ पे बल देने वाला विचारक जो होता है, रियल के ऊपर बल देने वाला विचारक होता है, वो क्या होना चाहिए या क्या है, किसके बारे में बताता है, क्या है। विश्लेषण और मानक राजनीति जांच के बीच पृथक्करण स्थापित करके उसने अपने स्वयं की छवि के अनुसार ऐसा मार्ग अपनाया जिसे अभी तक किसी ने नहीं अपनाया था। अब दो चीजों को अलग अलग कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। एक तो है एनालिटिक और एक है मानक राजनीति। ये दोनों एक साथ चलती है, अलग अलग चलती है। आप देखो, तो विश्लेषण होता है विज्ञान में होता है, चीजों को खोल के बताना। और मानक, मानक तो दर्शन में होते हैं। मानक तो ये बताते हैं कि करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, आदर्श क्या है, उसकी स्थापना करते हैं, वो मानक होते हैं। प्लेटो के मानक, ठीक है, गांधी के मानक, ये मानक है, ये दार्शनिकों के होते हैं। मानकीय राजनीति वैज्ञानिक राजनीति नहीं होती। वैज्ञानिक राजनीति कैसी होती है, एम्पेरिकल स्टडी, विश्लेषणात्मक होती है। जो देखा उसका खोल के विश्लेषण कर देना कि ये मैंने देखा तो मेरी ये समझ में आया। वो अपनी तरफ से ये नहीं मिलाता कि देखिए आदर्श चीज ये होती है, ये मानक है, ऐसा कुछ नहीं कहता। जांच के बीच क्या किया उसने, पृथक्करण कर दिया और अपने स्वयं की जैसी उसकी छवि थी ऐसा मार्ग अपनाया जिसे अभी तक किसी ने नहीं अपनाया था। बिल्कुल आधुनिक की यहीं तो शुरुआत होती है। तो इसमें कौन से सही है, दोनों सही है। तो इसका उत्तर क्या आया, बी आया। आपको ना कोई समझ नहीं, मुझसे दोबारा हाथ खड़ा करके पूछ लिया करो।
ये क्यों हो गया? अच्छा, कानून पर मैकियावली के जो विचार है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चिंतन करेंगे अपन। बस अपने को एक ही सुधार करना है, दूसरी लाइन में थोड़ी सी गड़बड़ है समझने में। पहले आप देखो दोनों को। मैकियावली प्राकृतिक कानूनों की धारणा को स्वीकार नहीं करता। मैकियावली शासक को सकारात्मक कानूनों के अधीन रखना चाहता है। अब ऐसे क्वेश्चन है ना, ये छोड़ने वाले होते हैं। अभी अभी चर्चा करेंगे तो तब मैं आपको व्याख्या से समझाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन छोड़ क्यों देने चाहिए। क्योंकि अगला मान लेगा वही क्या है, अगले ने मान लिया वही सही है। क्योंकि हम इसका जो विश्लेषण करेंगे ना तो देखिए अर्थ अलग अलग निकलेंगे। मैकियावली प्राकृतिक कानूनों की धारणा को स्वीकार नहीं करता, ये तो 100% सही है। प्राकृतिक कानून डिवाइन लॉ, देवीय कानून, और सकारात्मक कानून, पॉजिटिव लॉ, 3 प्रकार के कानून होते हैं जो हमारी नैतिक बुद्धि से, हमारी बुद्धि से, हमारी अंतरात्मा से, हमारे तर्क से निकले। वो तो कौन से होते हैं? प्राकृतिक कानून होते हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप मेरे थप्पड़ मारेंगे तो मैं भी आपके थप्पड़ मारूंगा। अगर आपने मेरे से ठगी किया तो मैं आपसे ठगी करूंगा। सभी व्यक्ति जीवन चाहते हैं, इसलिए हमें किसी को मारना नहीं है, क्योंकि हम भी जीवन चाहते तो अगले भी जीवन चाहते हैं। किसी भी व्यक्ति को दंड कब देना चाहिए? जो उसकी गलती हो या बिना गलती के? गलती हो। बालकों को जैसे वो पैरों पे चलना शुरू हो जाए उनको धक्के देके घर से बाहर निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। ये कहाँ लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है कि बालकों को 12 महीने के बालकों को घर से नहीं निकाले? कहाँ लिखा हुआ है? किसी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है। अपने संविधान में लिखा हुआ है क्या? तो फिर हम बच्चों को निकालते क्यों नहीं घर से? हमारी अंतरात्मा, हमारी तर्क ये कहता है कि ये बच्चे संभाल नहीं पाएंगे खुद को, इनको कोई खा जाएगा, कुत्ते बिल्ले वो, और ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने किसी को संभाला ही था तो हम भी ये चाहते हैं कि हम तो छोटे थे, हमें भी कोई संभाले। और हमें तो 35-35 साल तो संभाल ही रहे हैं। तो जो ऐसे तर्क से जो चीजें आई ना, वो कौन से कानून होते हैं? प्राकृतिक कानून। दूसरे होते हैं देवीय कानून, जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं, वो देवीय कानून होते हैं। किससे शादी करनी है, जमीन का बंटवारा कैसा होगा, बहुत सारा कुछ धर्म ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ होता है। ये हमारे एक धर्म का व्यक्ति उसी धर्म में शादी करेगा। ये प्राकृतिक कानून है, देवीय कानून है? ये देवीय कानून है, धार्मिक कानून मान लीजिए आप, जो हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित होते हैं। हिंदू धर्म में पिता की मौत के बाद जो सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा, प्रॉपर्टी का या जो पगड़ी का उत्तराधिकारी होगा, वो कौन होगा? ये संविधान में कहां लिखा हुआ है? नहीं है। प्राकृतिक कानून क्या कहते हैं कि बाप की प्रॉपर्टी में सबका हिस्सा होना चाहिए। भैया बड़े वाला कोई स्पेशल थोड़ी पैदा हुआ है, पहले तो पैदा हुआ है, स्पेशल तो पैदा, तो बाप की प्रॉपर्टी में सबका हिस्सा होता है। प्राकृतिक कानून तो ये कहते हैं। देवीय कानून कहते हैं नहीं, दशरथ जाएगा तो गद्दी पे कौन बैठेगा? राम बैठेगा। ये देवीय कानून है। तीसरे होते हैं जो राज्य के द्वारा निर्मित कानून होते हैं, वो सकारात्मक कानून होते हैं। यहाँ राज्य के आदेश या राजा के आदेश ही कानून होते हैं, वो सकारात्मक कानून होते हैं। हमारे ऊपर जितने भी कानून लागू हैं आज के दिन, कि आप है ना सड़क के बाईं ओर चलोगे, हेलमेट पहन के चलाओगे, आप चीजों में मिलावट है नहीं करेंगे, आप किसी की विचार अभिव्यक्ति से नहीं रोकेंगे, आप किसी को ना अपने यहाँ बंदी नहीं बनाएंगे, आप छोटे बच्चों से ना ढाबों के ऊपर या खतरनाक जगहों पे काम है नहीं करवाएंगे। ये सब कैसे कानून है? ये सकारात्मक कानून है। और छोटे बच्चे ढाबों पे काम नहीं करेंगे, न तो प्राकृतिक है न देवीय, बल्कि कैसे कानून है? राज्य निर्मित कानून है, सकारात्मक कानून है। तो पहला है कि प्राकृतिक कानूनों को स्वीकार नहीं करता। ये सिसरो और ये मानते थे प्राकृतिक कानूनों। एक और कानून कर लेते हैं,
एक होते हैं नैतिक कानून। ये इन प्राकृतिक कानूनों की ही भाषा होती है, नैतिक कानून। क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हमें पल प्रतिपल ये पता करना होता है। जैसे मैं आया, आप मेरे सम्मान में खड़े हो गए, ये इनमें से न तो ये प्राकृतिक है, न देवीय है, नहीं है, न तो राज्य कहता है, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ, न ये हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शिक्षक को देखे और छात्र छात्राएं खड़े हो जाएंगे, नहीं ये प्राकृतिक कानून है। बल्कि ये कैसे कानून है, ये थोड़े से उम्र में बड़े हैं, इनके बाल सफेद हो गए हैं, तो चलो इनको थोड़ी बहुत क्या दे देते हैं, इज्जत दे देते हैं। तो ये सब कैसी है, नैतिकता है। तो नैतिक कानून भी होते हैं। तो ये अच्छा, अब इतना ही रोक लेते हैं, ये किन कानूनों को मानते हैं इन चारों में से, इतना बता दो। पहले तो क्वेश्चन यही है कि मैकियावेली इनमें से किन कानूनों को मानता है। वेरी गुड। प्रिंस पढ़ना है। प्रिंस में राजा के कानून ही सर्वोपरि होते हैं। राजा क्या है, राज्य है। राज्य जो कानून में वो कैसे होते हैं, इनको पॉजिटिव लॉ बोलते हैं। अब ये अर्थ गलत है इसका, सकारात्मक है। अब इस यही चर्चा करें क्योंकि एक व्यापक चर्चा है। हिंदी में अर्थ गलत हो गया ये, इंग्लिश में इसका अर्थ सही है कि कौन से कानून, पॉजिटिव लॉ। इनको हिंदी में एक है, इनको बोलते हैं प्रत्यक्ष कानून। सही अर्थ ये है, प्रत्यक्ष कानून। अब इनको हम प्रत्यक्ष क्यों कहें, इतना बता दो। हमने इनको तो देखो हमारे साथ दिक्कत क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला शब्द पॉजिटिव नहीं है। इसका तात्पर्य है जो दिखाई दे रहा है वही सत्य है। आपको अगस्ट कॉम्टे याद आ रहा है क्या, उसका पॉजिटिव याद आ गया ना। जो सत्ता दिख रही है वही कानून बनाएगी। ईश्वर दिखता है क्या, देवता नहीं है, प्रकृति नहीं दिखती, नैतिकता का कोई निश्चित अर्थ है, ये तो सापेक्ष होती है, बदलती रहती है। लेकिन क्या दिखता है, राज्य दिखता है, राजा दिखता है, हमारी संसद दिखती है जो कानून बनाती है। तो संसद जहां एक निश्चित सत्ता कानून बनाए और उन कानूनों को जबरदस्ती लागू करे, अगर कोई तोड़े तो उनको दंड दे, उसको अपना सरकार कहते हैं, उसको राज्य कहते हैं, या उसको राजा कह लो। तो ऐसे कानून जो राजा के द्वारा निर्मित हो, एक प्रत्यक्ष सत्ता के द्वारा निर्मित हो, उनको हम कौन से कानून बोलते हैं, प्रत्यक्ष कानून बोलते हैं। तो इनका सही अर्थ है पॉजिटिव लॉ। अब हमारे समझ में आ गया कि मैकियावेली का जो प्रिंस इतना शक्तिशाली है कि समस्त कानून वही बनाएगा और बाकी सब कानून उसके नियंत्रणाधीन होंगे। तो बताओ, ये यहां से कुछ नया, मैकियावेली किस प्रकार के कानूनों का समर्थक है, इंग्लिश में बताओ। पॉजिटिव लॉज का है। एक क्वेश्चन तैयार। तो इसका तात्पर्य नहीं, ये तो पहला तो सही है कि वो प्राकृतिक कानूनों को स्वीकार नहीं करता, कि कोई बौद्धिक कानून नहीं होते, सब फालतू बातें। मैकियावेली शासन को सकारात्मक कानूनों के अधीन रखना चाहता है। अब संकट आ गया यहाँ। संकट ये आ गया कि हमारे पास अब दो प्रकार की पुस्तकें हैं इसकी। कौन कौन सी? एक है हमारे पास डिस्कोर्स, प्रिंस पहले आई, पहले लिखी गई 1513 में, आई 1531 में, फिर लिखी गई 1500 लगभग 13-14 से लेकर 17 तक। वो आई भी, ये दोनों उसकी मौत के बाद आई है। प्रिंस के बाद डिस्कोर्स आई। डिस्कोर्स नहीं, इसका सही नाम क्या है, डिस्कोर्स ऑन लिवी, ये आई बाद में। अब ये बताओ, प्रिंस में जो शासक है क्या वो सकारात्मक कानूनों के अधीन है क्या? राजा कानूनों से ऊपर है। राजा सब पे कानून लागू होता है, राजा पे कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन अब आ जाओ कौन सी पुस्तक में, इसमें बड़े क्या होते हैं, गणतंत्र में बड़े क्या होते हैं बताओ, कानून बड़े होते हैं। अब जो संकट ये दे दिया कि इसने क्या नहीं लिखा। हमने जब प्रिंस पढ़ रहे थे तो प्रिंस नैतिकता से ऊपर होता है और धर्म से भी ऊपर होता है और कानूनों से भी ऊपर होता है। प्लेटो का जो फिलोसोफर किंग है वो कानूनों से ऊपर है और जनमत से भी ऊपर है। वो कानूनों से ऊपर है, जनमत से भी ऊपर है। लेकिन वो नैतिकता से ऊपर है नहीं है। तो इसका जो प्रिंस का शासक है वो नैतिकता से ऊपर है। अब मैं आपको सब लिखता हूं, हो सकता है एकदम है।
प्लेटो का है फिलोसोफर किंग, ये कहेगा वही होगा, क्योंकि डॉक्टर को आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो मीठी दवाई दे दे, डॉक्टर को पता है दवाई खारी देनी है या आप पंचायती नहीं करेंगे, जनता पंचायती नहीं करेगी, ये डॉक्टर इसको जानता है जनता का इलाज क्या है। तो बताओ फिलोसोफर किंग जनमत के नियंत्रणाधीन हो गया क्या जनता के? नहीं होगा, वो निरंकुश होगा, वो जनता को वही करना पड़ेगा, क्योंकि जनता तो गुफा में कैद मूर्ख प्राणी है। एक क्या फिलोसोफर किंग के ऊपर कोई कानून लागू होते हैं क्या? नहीं। डॉक्टर के ऊपर दवाई देने से पहले कोई कानून लागू नहीं होते, वो तो रोग के अकॉर्डिंग दवाई देगा। तो राजा कोई भी कानून बना सकता है, उसे खुद पे कोई कानून लागू नहीं होता। जैसे डॉक्टर पे कोई प्रतिबंध लागू नहीं, तभी तो यही दवाई दे, मर्जी है वो दवाई देगा रोग देख के। तो प्लेटो का फिलोसोफर किंग न तो जनमत को मानता है और न ही इन दोनों से ऊपर है। मैकियावली वाला इससे बड़ा है या खतरनाक है या कम खतरनाक है? मैकियावली का प्रिंस कैसा है? जनमत क्या लोकतंत्र है नहीं, लीवी में जरूर है, यहाँ गणतंत्र नहीं है। तो प्रिंस जनमत से ऊपर है, प्रिंस कानून से ऊपर है, और प्रिंस नैतिकता से भी ऊपर है। नैतिकता होता है भलाई के नियम। प्लेटो के जो फिलोसोफर किंग है उसको भलाई के नियम मानने पड़ेंगे। वो शिक्षा प्राप्त करके नैतिकता ही तो प्राप्त की है, जब उसे नैतिकता ही छोड़ दी तो इसका मतलब वो फिलोसोफर किंग है नहीं है, वो एथिकल है ही नहीं, वो झूठा है, दम्भी है, हरामखोर है, कामचोर है, भौतिक चीजों से प्रेम करने वाला है, तो फिर वो फिलोसोफर किंग ही कहेगा। नैतिकता के नियंत्रण में रहता है वही क्या होता है? फिलोसोफर किंग। लेकिन इसका प्रिंस है, उसका नैतिकता से संबंध नहीं है, उसकी नैतिकता दिखाने की ओर है और करने की ओर है। ये झूठा दम्भी सब कुछ होता है लेकिन जनता को पता नहीं चलता। तो ये था प्रिंस। अब दिक्कत ये आ गई, इसने कहा नहीं कि किस उसका है, डिस्कोर्स ऑन लीवी का है या ये प्रिंस का है। तब ये संकट आ गया। तो बताओ इसका क्या करें? उत्तर इसका मान लिया कि मैकियावली शासक को सकारात्मक कानूनों के अधीन है, रखता है। तो अब डिस्कोर्स में तो रखता है, प्रिंस में तो नहीं रखता। एक दिक्कत है। या फिर इसको बदलते हो कि मैकियावली का जो प्रिंस का राज है उसमें कौन से कानून लागू होते हैं? सकारात्मक। ये सही है गलत है? प्रिंस का जो राज है उसमें सकारात्मक कानून होते हैं, होते हैं नहीं होते? होते हैं ना। भाई प्रिंस के राज में सकारात्मक कानून होंगे, क्योंकि प्रिंस जो कहेगा वही क्या है? कानून है। तो उसका राज है तो सकारात्मक कानून होंगे, क्योंकि वही कानून बनाएगा, लेकिन वो कानूनों के नियंत्रण में नहीं होगा। तब मैं कह रहा था कि ये तो समझ में आता है, ये समझ में नहीं आया, इसका करें क्या? अब उसने जहां से भी उठाया है उसको सही मान लिया। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार क्या कंट्रोवर्शियल होते हैं। इसने तो किसको सही मान लिया? दोनों को। तो इसका उत्तर क्या है? बी है। लेकिन अपन क्या करें इसका, क्योंकि व्याख्या से ये नहीं हो रहा, इसीलिए मैं क्वेश्चन कराता हूं कि ऐसे क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं। अब देखो आपने किया है कि नहीं ये नहीं है। आपने क्या किया है कि ये तो है, ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि वो सकारात्मक कानून से भी क्या होता है? ऊपर होता है। वो तेरे को ज्यादा पता है, मुझे पता है कि वो सकारात्मक कानून के नियंत्रण में होता है। मान लिया आपने कहा प्रिंस, बोला प्रिंस नहीं, मैंने कहां से लिया है? लीवी से लिया है। तो अब आप करोगे क्या इस क्वेश्चन का? अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तब मैं कह रहा था कि ये दिक्कत थी इस क्वेश्चन में है। मान लेते हैं आदर्श व्यवस्था है, आप उसको पेपर सेटर को नहीं कह सकते। ये या तो ये लिखता यहाँ कि प्लेटो के आदर्श व्यवस्था गणतंत्र के अंदर शासक किन कानूनों के नियंत्रणाधीन होते हैं? सकारात्मक कानून। यहाँ तो लिखा नहीं कुछ भी ऐसा। या तो आदर्श व्यवस्था लिख देता या निरंकुश राजतंत्र लिख देता तो समझ में आता। तो न गणतंत्र लिखा, न निरंकुश राजतंत्र लिखा, न व्यवहारिक व्यवस्था लिखी और न ही आदर्श व्यवस्था लिखी। इसकी आदर्श व्यवस्था है गणतंत्र और व्यवहारिक व्यवस्था निरंकुश राजतंत्र। प्रिंस एक निरंकुश राजा है। ये दो प्रकार की क्यों है? इतना बता दो कि व्यवस्था दो प्रकार की क्यों है? मानव का स्वभाव ऐसा है। रोमन लोग अच्छे थे, उनमें वर्च्यू था, इसलिए वहां गणतंत्र था। इटालियन लोग झूठे हैं, गंदे, दम्भी है, इसलिए वहां निरंकुश राजा है। ठीक है, तो इसका उत्तर वैसे बी था। है?
बेटा कोर्ट तक ना जा रहा, अपने यहाँ रहेंगे। इतना भावुक मत हुआ करो हर एक क्वेश्चन में कि पीएल लगाएंगे तो क्या होगा, मुझे क्या पता क्या होगा है। मान लिया ना सही है, उसे तर्क दे दिया ना अपना, उसे कह दिया मैं तो ये बात यहां से उठाई है। उसको कौन कहे, बच्चों को समझना चाहिए था यहां से उठाई है, तो बच्चे कैसे समझे उसने कहां से उठाई है। अब एक भाई जी ने पूछा है कि अगर ये मामला हम कोर्ट में ले जाए तो ले जाओ, एक बार पढ़ लो, फिर थोड़ा एक बार क्लास हो जाए उसके बाद ले जाना, ले जाओ कोर्ट में, मैं आपको रोक नहीं रहा। ये मैकियावली को व्यवहारवाद का अग्रदूत अपने पहले तो देखो ये फैक्ट है, किसका है बताओ, ठीक है विलियम टी ब्लूम का अपन ने किया था। अब इतना ही बता दो कि व्यवहारवाद का अग्रदूत क्यों होगा इसको, क्योंकि व्यवहारवादी अनुभववादी होते हैं। सुनते जाओ, आप बता दो, इनके व्यवहारवादियों से तुलना करके देखते हैं। व्यवहारवादी क्या होते हैं, अनुभववादी होते हैं। व्यवहारवादी जो भी बात करते हैं उसके पीछे क्या होते हैं, तथ्य होते हैं। व्यवहारवादी बल देते हैं क्या है के ऊपर, और ये सारे गुण किस में पाए जाते हैं, मैकियावली में पाए जाते हैं। तो मैकियावली भी अनुभववादी तथ्यों पे बल देता है और क्या है पे बल देता है। इसलिए इसको विलियम टी ब्लूम ने व्यवहारवाद का क्या कहा, अग्रदूत कहा है। मैकियावली ने राज्य को नैतिकता से ऊपर रखा। दो चीजें हैं, एक है नैतिकता और एक है एक वापस चलते हैं, एक और मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। व्यवहारवादियों के अकॉर्डिंग राजनीति क्या है, इतना बताओ, छोटे शब्द, गुड, वेरी गुड। व्यवहारवादियों के अकॉर्डिंग राजनीति शक्ति है, यही था। डेविड ह्यूस्टन स्पष्ट कहता है कि राजनीति मूल्यों का सत्तापूर्वक बंटवारा है। सत्ता के पास क्या होती है, शक्ति। तो मूल तत्व क्या है, सत्ता है, शक्ति है, सत्ता के पास शक्ति तो होती है। लोसवेल कहता है राजनीति प्रभाव और प्रभावी का अध्ययन है। तो प्रभाव और प्रभावी कब बनेंगे, जब उनके पास क्या होगी, शक्ति होगी। कैटलिन तो स्पष्ट कहता है कि राजनीति शक्ति का अध्ययन है। ये सारे के सारे व्यवहारवादी है। तो फिर मैकियावली क्या कहता है, राजनीति किसका अध्ययन है, शक्ति का अध्ययन है। पावर पॉलिटिक्स कितनी बार किया था, यथार्थवादी है, पावर पॉलिटिक्स के ऊपर बल देता है। अब बताओ राजनीति क्या है, छोटी सी परिभाषा बताओ मैकियावली की, सत्ता प्राप्त करने और सत्ता बनाए रखना राजनीति है। मैकियावली की इतनी सी परिभाषा थी, और ये बोला शक्ति और सत्ता आपस में जुड़ी होती है। पावर एंड अथॉरिटी आपस में कोरिलेट होती है, क्योंकि जिसके पास सत्ता है उसके पास शक्ति है, और जिसके पास शक्ति है उसके पास सत्ता है। ये दोनों अभिन्न रूप से जुड़ी होती है। हालांकि आज हम इनको अलग मानते हैं, लेकिन मैकियावली इन दोनों को क्या मानता था, एक मानता था। तो एक मामले में और व्यवहारवाद का अग्रदूत हो गया, किस मामले में, शक्ति, कि राज्य के पास क्या होती है, शक्ति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निकोलो मैकियावली राज्य को नैतिकता से परख, क्योंकि उनका विश्वास था कि अब दो चीजें हैं, एक है राज्य राजनीति और एक है नैतिकता। प्लेटो राजनीति और नैतिकता, इन दोनों में से इन दोनों को क्या मानता है, क्या चीज बड़ी है बताओ। नैतिकता होती है, राजनीति वही है जिसमें क्या हो, नैतिकता हो। गांधी के लिए बड़ा क्या है राजनीति और नैतिकता में से, नैतिकता विहीन राजनीति या धर्म विहीन राजनीति, जिसको गांधी धर्म बोलता है नैतिकता को, वो मृत्यु के समान है, गांधी ये कहता है। लेकिन ये क्या सोचता है अभी देखते हैं। इसके लिए दो चीजें, एक राजनीति और एक नैतिकता है। राजनीति में येन केन प्रकारेण कुछ भी संभव है, वो होती है राजनीति मैकियावली की नजर में और कौटिल्य की नजर में। नैतिकता होती है सिर्फ अच्छे काम। राज्य की आवश्यकताओं और मांगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि राज्य सामाजिक संगठन का सर्वोत्तम रूप है और मानव की सुरक्षा उसके कल्याण के लिए सबसे अधिक आवश्यक संस्था है। राज्य की आवश्यकताओं और मांगों को क्या मिलनी चाहिए, प्राथमिकता, क्योंकि राज्य सामाजिक संगठन का, सेम बातें वही जो अरस्तु कह के गया था, लेकिन थोड़ा अंतर आ गया। अंतर क्या आ गया, अरस्तु के अकॉर्डिंग राज्य सर्वोच्च संस्था है, सुप्रीम अथॉरिटी है। किस लिए, क्योंकि लोगों को नैतिक करती है। इसके अकॉर्डिंग
वो सर्वोच्च संस्था क्यों है, सुप्रीम अथॉरिटी क्यों है? क्योंकि वो लोगों की आवश्यकताओं और मांगों को, क्योंकि वो नैतिक आदर्शवादी व्यक्ति था, ये भौतिकतावादी व्यक्ति है। क्योंकि वो मानव की क्या करती है, सुरक्षा तथा उसके कल्याण के लिए सबसे अधिक आवश्यक संस्था है। कल्याण का तात्पर्य है उसकी पैसे वैसे की रक्षा करना, उसके जीवन की रक्षा करना, शांति को बनाए रखना। तो इसका स्टेट है वो मेनली कैसा स्टेट है, एथिकल स्टेट है या फिर एक सिक्योरिटी स्टेट है? इसका स्टेट उसका सुरक्षात्मक राज्य है जिसका मूल काम लोगों को भला अच्छा करना नहीं है बल्कि लोगों की और उनकी संपत्ति की सुरक्षा करना है। अब आ गई नैतिकता। एक राजा बहुत ही नैतिक है, वो युद्ध नहीं करता, युद्ध नहीं करता, वो उसने युद्ध त्याग दिया। दूसरे राजा ने उस पर आक्रमण किया तो वो राजा ऐसे बैठा है आंख बंद करके, बेटा आजा मुझे मार ले और मेरी जनता को भी मार दे, क्योंकि वो राजा क्या है, नैतिक है। ऐसा संभव है क्या? मैकियावेली की नजरें बोले ये गलत है, हमें नैतिक होना नहीं है, हमारे लिए प्राथमिक हमारी जनता और उसकी सुरक्षा है। उसके लिए सामने वाले राजा को चाहे धोखे से क्यों ना मारना पड़े, चाहे सोए हुए राजा को क्यों ना मारना पड़े। और मैं क्या, कौटिल्य तो ये तक कहता है कि औरतों को ऐसा कर दो ताकि वो जहरीली हो जाए, उनको सांप खुआ खुआ के, फिर वो राजा के पास जाएगी, उसको थोड़ा सा काटती राजा सामने वाला मर जाएगा। नैतिकता कोई चीज नहीं है। अरे विष कन्याएं हुआ करती थी, आप हंस क्यों रहे हो? आजकल विषैले पुरुष होते हैं। ठीक है, अब ज्यादा विषैला कौन है, चलो आप बताओ। अब सांप स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, आप बताओ। कि ज्यादा सांप होता, मैं कह रहा हूँ सांप स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। आप बताओ। चलिए अपना मुद्दा छोड़ देते हैं। आप अरे आपके लिए नहीं कर, आप मिठे हो सारे के सारे, आप एक शादी हो रही थी। अरे ये बताओ, जो भी डीजे के ऊपर है उसका ना वो अंत कब होता है? बताओ। डीजे दो प्रकार से डीजे बंद होता है, तीन प्रकार से होता है। एक तो पुलिस आ जाती है क्योंकि निश्चित टाइम तक बजाना होता है, ये तो तब बंद होता है। दूसरा ये शांतिपूर्ण जो शादियां होती हैं उनमें तब बंद होता है जब सुबह यहाँ से गणेश जी की आरती मंदिर से शुरू हो जाती है। अभी 5 बज गए, अब थोड़ा नाचना बंद करो क्योंकि आरती आ गई है। तीसरे डीजे बंद कब होते हैं? जब सारे नाग अपना जहर फेंक दे के शांत हो जाते हैं। पता क्या करते हैं वो थोड़े जैसे वो शुरू में ना वो थोड़ा धीरे धीरे नाचेंगे, पहले लड़कियां नाचेगी, फिर 2-3 पैग लेने के बाद लड़के आ जाएंगे डीजे के ऊपर, फिर वो यहाँ से डंकी डांस करेंगे, फिर लड़कियों को 2-4 लातें पड़ेगी, वो क्या हो जाएगी, साइड में हो जाएगी, फिर कब्जा लड़का कर लेंगे, फिर लड़के पहले धीरे धीरे नाचेंगे, फिर वो ऐसे डीजे को तोड़ने की कोशिश करेंगे, फिर वो टूटता नहीं है, ध्यान रखना। कितना ही जोर लगा लो चाहे आप, ये आपकी गलतफहमी होती है मैं पहलवान और मैं फ्लोर को तोड़ दूंगा। आप सामान्य बुद्धि वाले हैं तब फ्लोर के साथ पंगे नहीं लेते, क्योंकि आप सुपरमैन बन चुके हैं नित्य वाले, तब आप फ्लोर के साथ क्या लेते हैं, पंगे लेते हैं। फिर आपको पता चलता है टूटेगा नहीं। फिर धीरे धीरे जैसे बात बढ़ती जाती है, फिर एक अंतिम नृत्य आता है सब नृत्यों के बाद, भंगड़ा कवा लिया आपने, डंकी वंकी सारे, वो होता है नागिन नृत्य। ठीक है, उसमें एक भाई रुमाली निकालेगा, एक नीचे सो के ऐसे ऐसे करेगा। ठीक है, ये चल ही रहे होते हैं कि इतने में ओवर हो जाती है चीजें, क्योंकि आप उस दिन डंकी सामान तो खाते नहीं है, वो बेरे आप वो ला ला के वो ठूसते हैं, वो क्या चीज जो तेलीय चीजें, तो वो क्या करती है पेट में गुड़गुड़ करते, ऊपर से आपने ओवर थोड़े हो गए, तब आप क्या करते हैं साइड में टेंट पीस ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो लड़की के घर वाले क्या कहते हैं कि लड़के पी के आउट हो गए हैं और ये उल्टियां कर रहे हैं, लेकिन लड़की घर वाले तो ये कहते हैं, लड़के घर वाले कहते हैं ये नहीं है, ये सांप है जिन्होंने जहर फेंका है, और अब ये क्या हो गया, जहर फेंक के अब शांत हो गए, अब मिठे हो गए। फिर वो वहीं पड़ जाते हैं जहाँ उनको जगह मिलती है, फिर 12-1 बजे जागते हैं। तो जहरीली से बात है, तब मैंने आपको बताया। अब आ जाओ, यहाँ जाओ। यदि राज्य अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल कौन से साधनों का प्रयोग करे, तो मनुष्य जो मूलतः अहंकारवादी और कैसा है को नियंत्रित करना क्या हो जाएगा, ऐसा बोल। आज पुलिस हाथ में डंडा नहीं रखे और चेक
बुक नहीं रखे और फोटो खींचने वाली व्यवस्था नहीं रखे, आप में से एक एलिमेंट नहीं लगाओ, ठीक है। और पुलिस वाला घुर 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 काट ले, भाई जी घुर घुर मत करो यार, हेलमेट लगा लो, तेरे को ज्यादा पता है क्या। इसलिए जरूरी है उनका अनैतिक और शक्तिशाली होना, क्योंकि मानव का व्यवहार कैसा होता है, और इनको नियंत्रित करने के लिए राज्य का खतरनाक होना और अनैतिक होना जरूरी है, ताकि आपकी जनता की अनैतिकताओं को नियंत्रित किया जा सके। तो बताओ पहले प्राथमिकता किसको देनी है? राज्य को। और दोनों बातें सही है गलत है? तो राज्य को अनैतिक होना, गैर नैतिक क्यों होना चाहिए? अनैतिक नहीं, गैर नैतिक। देखो फिर तीन चीजें हैं, मैकियावेली नैतिक था, मैकियावेली अमोरल था, गैर नैतिक था, या मैकियावेली अनैतिक था। हाँ, वो नैतिक भी नहीं था, वो अनैतिक नहीं था, बल्कि वो उसको नैतिकता से ज्यादा संबंध नहीं था। अब ये दोनों चीजें सही है, और ये ऐसा राज्य को नैतिकता छोड़नी क्यों पड़ती है? इसके दो कारण बताओ कि राज्य को राजनीति पहले और नैतिकता बाद में, इसके दो कारण बताओ क्यों। पहला कारण है कि अगर वो नैतिक हो गया तो वो अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोगों ने उसमें भरोसा करके उसको सर्वोच्च संगठन माना है। दूसरा, अगर वो नैतिक हो गया तो लोग उसके ताबे नहीं आएंगे उसके, नैतिक हो गया तो, क्योंकि लोग बहुत ही अनैतिक होते हैं। उन अनैतिक लोगों को नियंत्रित करने के लिए राज्य का उनसे बड़ा अनैतिक होना जरूरी होता है, उसका भी अहंकारवादी आक्रमण करना जरूर होता है। तो सारा आक्रमण और ताकत और अहंकार सिर्फ किसके पास होना चाहिए? राज्य के पास, तभी वो इन छोटे छोटे लोगों को नियंत्रित कर पाएगा। तो इसमें कौन से सत्य हैं? ये नीचे का, राज्य केवल एक अनैतिक संस्था थी। मैंने तीसरे को देखा नहीं, बताओ, अनैतिक थी? राज्य केवल एक, चलो पहले तो बात है अनैतिक ही नहीं है, अनैतिक नहीं है, गैर नैतिक है। फिर उसने और क्या लिख दिया? तो केवल लोगों को मारना ही उसका काम है क्या? नहीं, उसका काम है लोगों की और उनकी संपत्ति की सुरक्षा करना, उनके भले के लिए काम करना। तो तीन तो इसमें है ही नहीं। अब बताओ फिर इसका उत्तर क्या है? एक और दो है, तो इसका उत्तर क्या है? एक है। कौन से सिद्धांत मैकियावेली के राजनीतिक विचारों से रिलेटेड है? नैतिकता के प्रति वो उदासीन था क्या? तो आप देखो, वो न तो नैतिक था और न ही वो नैतिकता के प्रति उदासीन था, उसको कोई मतलब नहीं था नैतिकता से, वो कहते ये मुद्दा ही नहीं है चर्चा करने का। तो नैतिकता के प्रति उदासीन था। क्या उसमें सार्वभौमिक अहमवाद है क्या? ये चर्चा की थी, सार्वभौमिक अहमवाद, सभी लोग बुरे होते हैं। सर्वशक्तिशाली विधिकर्ता, सही है। प्रिंस क्या होगा? उसके कानून सबसे बड़े कानून होंगे। एक ही व्यक्ति होगा जो राजा ही होगा, धर्म इसके मामले में नहीं होगा, पोप भी नहीं होगा, कोई दो तलवारें नहीं होगी, तलवार एक होगी। सर्वशक्तिशाली विधिकर्ता कौन होगा ये बताओ? प्रिंस होगा, ठीक है। दार्शनिक अस्पष्टता है, दर्शन का इससे संबंध ही नहीं है, तो ये तो फिलोसफी की तरफ जाता ही नहीं है। न तो फिलोसफी है और न ही इसमें तत्व मीमांसा है और न इसमें ज्ञान मीमांसा है, मेटाफिजिक्स भी नहीं है, इसमें तीनों ही नहीं है। तो ये तो है ही नहीं। तो क्या उत्तर हुआ? 1, 2 और 3। इसका उत्तर क्या आया? 1 है। यह कहा कि मैकियावेली हिंसा की स्थायी मितव्ययता में विश्वास करता है। देखो ये ना, मुझे वैसे ही बताओ, मैंने अभी पढ़ा इसको, स्थायी मितव्ययता कि इतना तो समझ में आता है, स्थायी मितव्ययता। हिंसा स्थायी तो चलो ठीक है, लेकिन हिंसा को स्थायी रूप से अति मात्रा में प्रयोग, हिंसा का कभी कभी अति मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अगर स्थायी रूप से हिंसा का अति मात्रा में प्रयोग किया तो रिजल्ट क्या आएगा? क्योंकि लोग जब मरेंगे तो वो लोग विद्रोह कर देंगे। तो कभी कभी तो हिंसा का प्रयोग ठीक है, लेकिन स्थायी रूप से आप उसका अपव्यय नहीं कर सकते, लोग विद्रोह कर देते हैं। तो लोगों को पता है जब मरना तो है ही, ऐसा करते हैं, मार के मरते हैं। लोगों को कभी कभी डराओ, रोज मत मारो लोगों को, बस इतना तो मैंने समझा दिया। हो सकता है कभी एक वाक्य के रूप में आ जाए। अभी है किसका? तो देखो ये तो फैक्ट है, किसका है ये? सेल्डन वॉलिन का है।
मैकियावेली ने महान लोगों के जीवन को पढ़ने तथा अनुकरण करने और उन्हें वर्तमान को समझने के लिए दिग्दर्शन के रूप में प्रयुक्त करने के ऊपर बल दिया। मैकियावेली ने कहा, महान लोगों को पढ़ो, उनका अनुकरण करो और वर्तमान को समझने के लिए उनका दिग्दर्शन में प्रयोग करो। कि ऐसी परिस्थितियां उनके सामने भी आई थी, मान लो, तब उन्होंने किया क्या था, तो हमें वही करना चाहिए। इतिहास हमें यही सिखाता है कि वर्तमान पहले घटित हो चुका है, तो अतीत से हम क्या सीखते हैं कि वर्तमान में जो हम कर रहे हैं वो गलतियां नहीं करें जो पीछे के लोग कर चुके हैं। तो ये इतिहास हमारा क्या होता है, दिग्दर्शन। ये जो पुराने महान लोग जीवन है वो अनुकरणीय होते हैं, क्योंकि ये दिग्दर्शन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं और करना चाहिए। इतिहास किस लिए होता है? पढ़ने के लिए, रटने के लिए होता है। इतिहास सबक लेने के लिए होता है। अगर हम अपने खुद के पीछे के इतिहास से सबक नहीं लेंगे तो हम सीखेंगे कैसे? जैसे आपका एक बार किसी ने दिल तोड़ दिया, ठीक है, अब आप क्या सबक लोगे? आगे से इतना संभाल के रखूंगा कि तोड़ के नहीं पाए। तो आपने इतिहास से ये सबक लिया। ऐसा ही होता है, एक ही बार टूटता है। दाढ़ियाँ एक बार ही बढ़ती है जीवन में, बार बार नहीं बढ़ती। ये जो आपके होठ काले होते हैं ना लड़कों के, जीवन में एक ही बार होते हैं। जब आप बहुत अति मात्रा में सिगरेट जीवन में एक ही बार पीते हो, फिर डॉक्टर कहता है बेटा फेफड़े जा रहे हैं तेरे, फिर कम मरने दो, जीवन बचाते हैं। तो प्राथमिक चीज है आपका जीवन। ठीक, ये पहला हो गया। मैकियावेली विश्वास करता है कि इतिहास में परिवर्तन रेखीय होते हैं। तो वो कहता नहीं, इतिहास में परिवर्तन रेखीय नहीं होते। पहले आती अच्छाई, अच्छाई फिर बढ़ती जाती है, अच्छाई पीक पे पहुंच जाती है, अच्छाई रुक जाती है, फिर क्या आती है? बुराई। फिर बुराई पीक पे पहुंचती है, तो फिर वापस क्या होती है? अच्छाई। तो क्या एक ही रेखा बुराई 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 बढ़ती जाती है? तो ये क्या हुआ? फिर चक्कर चलता है, अच्छाई बुराई, है ना? तो इतिहास जो बढ़ता है ना, वो ये इसकी जो पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, उसमें कहता है इतिहास रेखीय रूप से नहीं बढ़ता, बल्कि इतिहास चक्कर के रूप में बढ़ता है। अब हमारे पास दो मुद्दे हैं कि इतिहास रेखा के रूप में बढ़ता है या इतिहास चक्कर के रूप में। तो चक्कर तो आपने चलाए हैं, अब रहेगी रेखा। तो आपको हमें समझ में आई हुई है। अरे रेखा और चक्कर है ना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आपको तो हमें रेखा के साथ चक्कर चला लेंगे। एक बार रुको, इतिहास जब रेखा रूप में बढ़ता है तो ऐसे बढ़ता है, ठीक है। पहले सतयुग आया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आएगा। वापस सतयुग की व्यवस्था नहीं है, ऐसे बढ़ता है इतिहास। छोड़ देते हैं इसको, हेगल के ऊपर आते हैं। हेगल बोला पहले ये नदी घाटियां थी, फिर ये आ गए नगर राज्य आ गए, फिर नगर राज्यों के बाद रोमन आ गए, रोमन के बाद मध्यकाल आ गया, और मध्यकाल के बाद राष्ट्र राज्य आ गए। तो क्या हम वापस जाके और नदी घाटियों में जाएंगे? क्या नहीं जाएंगे। हम राष्ट्र राज्य बन गए, हम क्या रहेंगे? राष्ट्र राज्य। तो इतिहास किस बढ़ता है? एक सीधी रेखा में बढ़ता है। कौन कह रहा है? हेगल कह रहा है। अब आते हैं कार्ल मार्क्स के पास। कार्ल मार्क्स इसका शिष्य है, दोनों जर्मन है। हेगल का शिष्य है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स पहला आता है आदिम साम्यवाद। सबसे पहली स्टेज ये होती है इतिहास की। फिर अगली स्टेज आती है वो है दास समाज। फिर अगली स्टेज आती है वो है सामंती समाज। दास चले गए, सामंत आ गए। फिर अगली स्टेज आती है पूंजीवादी समाज, और फिर अगली समाज आती है साम्यवाद। बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड आता है सरवारा का अधिनायकवाद, फिर वो साम्यवाद में चेंज हो जाता है। फिर ये साम्यवाद क्या वापस आता है? क्या साम्यवाद वापस नहीं आता। तो इतिहास किस रूप में बढ़ा? रेखीय रूप में बढ़ा। एक होता है इतिहास चक्र के रूप में आगे बढ़ता है, जहां से शुरू हुए थे वहां वापस आ जाते हैं। कहते ये ऐसे कैसे हुआ? अब आप बताओ कि जो पॉलिटिक्स के अंदर, अरस्तु की पॉलिटिक्स में
जो राज व्यवस्थाएं हैं उनमें चेंजेस आते हैं, आपने देखा होगा। तो क्या कोई राज व्यवस्था स्थिर है क्या? कोई पॉलिटिकल सिस्टम है वो स्थिर है क्या? नहीं है। बताओ क्या होता है? परिवर्तन नहीं होते, चक्रीय परिवर्तन होते हैं। जहां से आप शुरू किया था वहां वापस आ जाते हैं। तो इतिहास किस रूप में बढ़ता है? चक्कर के रूप में। अरस्तु से हमने यही सीखा था और सेम बातें यही कहता है कि इतिहास रेखीय रूप में नहीं बढ़ता बल्कि इतिहास चक्रीय रूप में बढ़ता है। तो इतिहास ऐसे बढ़ता है, जहां से शुरू किया था वहां वापस आ जाता है। तो ऐसी चलो मान लो ऐसे अरस्तु से शुरू करते हैं। बताओ, मोनार्की, टायरेनी, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, पॉलिटिक और रिपब्लिक लिख दो। इसका तो रिपब्लिक ही है पॉलिटी, तो इसकी आदर्श व्यवस्था रिपब्लिक है जो रोमन काल में थी। फिर डेमोक्रेसी, फिर डेमोक्रेसी बचने के लिए वापस एक व्यक्ति आ जाता है जो कहता है मैं तुम्हारी सबकी सुरक्षा करूंगा। तो इतिहास किस रूप में चल रहा है? चक्रीय रूप। कोई भी चीज स्थिर नहीं है। तो पहला तो है सही, दूसरा गलत है। तो एक सही है किंतु आर सही नहीं है। तो इसका उत्तर क्या आया? सी आया। यह किसका कथन है कि संपूर्ण पुनर्जागरण में क्या में टोटल रेनेसां और सॉरी तो पुनर्जागरण क्या था, उसमें कैसा था, हम सारी चर्चाएं कर चुके हैं। पुनर्जागरण में आधुनिक राजनीति के जितने भी सिद्धांत हैं वो किस में मिल जाते हैं? मैकियावली में। पुनर्जागरण हुआ, राजनीति का आधुनिक रूप आया। तो बताओ राज्य थे वो कैसे हो गए? राष्ट्र राज्य हो गए। ऐसे राष्ट्र राज्यों का प्राथमिक वर्णन लो स्टेटों के रूप में स्किनर कहता है किसने किया? मैकियावली। तो स्किनर ये कहता है कि जो ला स्टेटो है, इटालियन शब्द है, ये वर्तमान का कैसा राज्य है? नेशन स्टेट है। ये राष्ट्र राज्य के तुल्य है। किसने कहा? क्विंटन स्किनर ने। तो इसका ला स्टेटो नेशन स्टेट के तुल्य है। फिर हीगल बोला कि ये मैन ऑफ जीनियस है जो अपने देश से प्रेम करता है और अपने एक राष्ट्र राज्य के रूप में इटली की कल्पना करता है। ठीक है, ऐसा हेगल भी बोल के गया था, मैन ऑफ जीनियस, क्योंकि इसका सपना बड़ा उच्च और महान है। क्योंकि ये इटली को क्या बनाना चाहता है? राष्ट्र राज्य। तो राष्ट्र राज्य आधुनिक युग आया, राष्ट्र राज्य उसके दर्शन किसमें? मैकियावली में। क्योंकि पुनर्जागरण के बाद आधुनिक युग आया। फिर संप्रभुता आई, संप्रभुता के भी दर्शन होते हैं। सकारात्मक कानून आए, वो भी इसके अंदर है। निरंकुश राजतंत्र आई कुछ समय तक, वो भी इसमें पाए जाते हैं। संपत्ति आई, उसके बाद संपत्ति का अधिकार महत्वपूर्ण हो गया, तो ये भी इसके अंदर पाया जाता है। तो आधुनिक युग की जितनी भी राजनीतिक अवधारणाएं जो पैदा हुई उनके थोड़े थोड़े सबके दर्शन कहाँ पाए जाते हैं? हमें मैकियावली में। तो संपूर्ण पुनर्जागरण यानी रेनेसां किसके अंदर है? मैकियावली के अंदर है। किसने कहा? ये फिर आगे फैक्ट्स हो गया। ये लोस्की ने कहा, सेबाइन ने, ये युग परिवर्तन का शिशु है। डनिंग ने, ये फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु है। ये युग परिवर्तन का शिशु है, ये फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु है, और ये समस्त रेनेसां इसके अंदर है। ये 4-5 कथन थे, सारे देख लेना। हो सकता है अगली बार कोई और पूछ ले। गार्डनर ये कहता है स्टेट शब्द है ना वो स्टेटों से बना है। स्किनर कहता है लास्ट स्टेटो है वो किससे बना है? वो नेशन स्टेट की भावनाएं देता है। ये लिख लो बेटा, ये स्किनर वाला, क्विंटन स्किनर वाला लिख लो कि जो शब्द हम लो स्टेटो पढ़ते हैं वो किसकी देन है? वो नेशन स्टेट के तुल्य देन किसकी है? मैकियावली की देन है। गार्डनर कहता है स्टेटों से बना है। स्किनर कहता है लास्ट स्टेटो किसके तुल्य है? नेशन स्टेट के तुल्य है, जिसकी आजकल हम चर्चा करते हैं। तो वर्तमान के जितने भी राज्य हैं वो बताओ कैसे हैं? वो नेशन स्टेट है। नेशन स्टेट के दिन चर्चा की थी, जहां एक नेशन एक स्टेट। भारत एक नेशन एक स्टेट है क्या? पहले तो था ही नहीं। आज भी पूछो मेवाड़ वालों से, कह के हो मेवाड़ रहा क्या? अरे मेवाड़ के नहीं हो तुम, भारत के हो। तो स्टेट तो भारत है, उनको पता हो गया, लेकिन वो भी उससे जुड़ नहीं पाए। तो जब हम देश से बंधुत्व के रूप में दिल से जुड़ जाए तब क्या बनता है? नेशन स्टेट बनता है।
तो ये तो नेशन मनोवैज्ञानिक इकाई होती है। तो इसका उत्तर क्या है? बी है। किसका मत है कि मैकियावेली द्वारा लो स्टेट, और आ गया क्या आगे? अब तो छोड़ो, आपको पता ही है इसका। तो हो गया, ठीक है। आधुनिक समय में राज्य शब्द के प्रयोग में लोस्ट, इसका स्टेटो, इसने क्या यूज किया? लो स्टेटो। मैकियावेली के चिंतन के निम्न कौन सा कथन त्रुटि गलत कौन सा है? उसने राज्य शिल्प सिद्धांत प्रतिपादित किया। राज्य शिल्प को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेट क्राफ्ट। बिल्कुल सही है। तो क्या इसका वो जो है वो अवधारणात्मक मुद्दे हैं, दार्शनिक मुद्दे हैं, या मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा है, या राज्य शिल्प है? राज्य शिल्प होता है कि आप कोई सिद्धांत, अवधारणाएं और क्या होना चाहिए, मानक और आदर्श देने की बजाय जो है उसका वैसा वर्णन करके उसमें कामयाब कैसे हो वो तरीके सुझाते हैं। तो वो क्या होता है? राज्य शिल्प। राजा को कैसा होना चाहिए नहीं, राजा कैसा है उसको सुझाव देते हैं कि तू बुरा कैसे बनेगा, तू चालबाज कैसे बनेगा, तू अहंकारी कैसे बनेगा, तू शक्तिशाली कैसे बनेगा। वो होता है राज्य शिल्प। इसने कहीं भी दर्शन और व्याख्या नहीं किया, उसका टोटल प्रिंस काय के ऊपर निर्भर है, स्टेट क्राफ्ट पे। मैकियावेली का प्रिंस और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आत्मा परमात्मा कहाँ है, दो है, एक है, मोटर है, बॉडी है, कोई वर्णन नहीं है। बस एक राजा विजिगिसु है, वो दूसरों को जीत कैसे ले और अपना साम्राज्य विस्तार कैसे कर ले, उसको चक्रवर्ती कैसे बनाए, सारा वर्णन इसी के ऊपर है। तो इसको बोलते हैं हम राज्यशील। तो ये तो त्रुटिपूर्ण है नहीं। भ्रष्ट लोगों को शासन के सूत्र में बांधने के लिए प्रबुद्ध नरशंस तंत्र आवश्यक है। ओके है, एक निरंकुश राजा जरूरी है। सिद्धांत है गणतंत्र या शासन प्रणाली सर्वोत्तम नहीं है। दो चीजें होती है, एक सिद्धांत और एक यथार्थ। सिद्धांत में तो ये किसको मानता है? गणतंत्र को। और यथार्थ में राजतंत्र को। ठीक है, वह कॉन्डेटरी व्यवस्था का घोर आलोचक था। सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो त्रुटिपूर्ण कौन सा हुआ? वह सिद्धांततः गणतंत्र या शासन प्रणाली को सर्वोत्तम मानता है। क्योंकि नहीं मानता इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया, उल्टा लिख दिया इसको। राजनीति व राज्य को आवश्यक सैनिक संदर्भ में समझाता है। देखो क्या होता है, कई बार यही बाकी वाक्य बन जाते हैं, कई बार सैनिक संदर्भ में समझाता है, तथा हमेशा इस बात पर जोर देता है कि अच्छे हथियार और अच्छे सैनिक उतने ही जरूरी होते हैं जितने अच्छे कानून। ये बार बार अपने लाइन लिखी थी। एक राज्य को चलाने के लिए अच्छे कानूनों से काम नहीं चलता। अच्छे कानून तो प्लेटो का फिलोसोफर किंग भी बनाता है, लेकिन वो चल नहीं पाता क्योंकि वो हार जाएगा। क्योंकि प्लेटो युद्ध को गणनात्मक मानता है और वो एक अस्वस्थ राज्य की पहचान है, युद्ध। अरस्तु भी युद्ध को अनिवार्य है, नहीं मानता। और अशोक ने भी युद्ध छोड़ दिए। तो अच्छे कानून तो अशोक के टाइम कितने अच्छे कानून थे, फिर वो बर्बाद क्यों हुआ अशोक का मौर्य साम्राज्य? क्योंकि उसके पास अच्छे हथियार और अच्छा सैनिक संगठन नहीं बचा। तो अच्छे कानूनों से अकेले से काम नहीं चलता, बल्कि ये दोनों चीजें भी जरूरी होती है। ये किसके बारे में है? ये तो 100% उत्तर सही है। लेकिन ये तो समझे ना अपन, ये तीन चीजें जरूरी होती है, लेकिन केवल अच्छे कानून जरूरी नहीं होते। मैकियावेली को केवल बुराई का शिक्षक, ए टीचर ऑफ एविल, ये सही था? किसने कहा? लियो स्ट्रॉस। अब लियो स्ट्रॉस इसको बुराई का शिक्षक क्यों कह रहा है? क्योंकि ये राजा के लिए नैतिकता को महत्वपूर्ण नहीं मानता, इसलिए इसको बुराई का शिक्षक कहा। और इसको हत्यारा मैकियावेली किसने कहा? शेक्सपियर, ओल्ड निक। किस दार्शनिक प्रश्न में मैकियावेली की रुचि नहीं थी? पहला देखो, शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है और कैसे संरक्षित की जाती है, इसमें रुचि थी क्या उसकी? अब आपको यही प्रश्न बाद में आ लिया कि राजनीति की परिभाषा बताओ, कि सत्ता को प्राप्त करना और उसको बचाए रखना, यही है राजनीति। ये बाद में और रूप में आ गया। तो हर एक देखा करो, पहला सही है, इसमें तो रुचि थी इसकी। कैसे राजनीतिक दायित्व पूरे
किए जाते हैं। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में नैतिकताएं होती है और निश्चित है कि आप ये काम तो करोगे। राजा वादे करने के हजार बहाने तो तोड़ने के भी राजा का कोई दायित्व नहीं होता। राजा का एक ही दायित्व होता है कि शक्तिशाली कैसे हो, लोगों को हराए कैसे, लोगों को नियंत्रित कैसे करे, उसका कोई दायित्व नहीं है। हाँ ये है, गांधी जरूर राजनीति बताता है, प्लेटो बताता है, लेकिन ये नहीं बता, कोई पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन नहीं उसका। क्या कोई जिम्मेवारी है क्या राजा के ऊपर? मतलब कोई जिम्मेवारी, शक्ति प्राप्ति है उसकी और कोई जिम्मेवारी नहीं है उसकी। जिम्मेवारी ले भी कहा, मेरी जिम्मेवारी है, मैं देश को क्या करूंगा, विकसित करूंगा, और मैं किसानों की आए डबल। देखो अच्छा कला कहा था 2014 में कि 2022 तक मैं किसानों की आय डबल कर दूंगा, यही हुआ। आज के दिन किसानों की हालत सबसे खस्ता है। गलती किसकी है? क्योंकि अच्छे भले 3 कानून बनाए थे, अगर वो कानून लागू हो जाते तो किसानों की आय अब तक 4 गुना हो चुकी होती। क्योंकि वो कानून लागू नहीं हुए, इसलिए किसानों ने खुद के पैरों पे क्या मारी है, कुल्हाड़ी मारी। तो कानून तो नकल रोकने के बहुत बनाए थे, रुक गई क्या? नहीं रुकी। कानूनों से कल्याण नहीं होता, चीजों को धरातल पे उतारना पड़ता है। तो बाद में बताओ, उन्होंने कहा राजनीतिक दायित्व तो है मेरा। बाद में क्या तुम लोगों ने खुद नहीं कुल्हाड़ी मार ली? तुमने, अगर तुम दिल्ली का घेराव नहीं करते तब तक तुम्हारी आय क्या हो चुकी होती? तो राजनीतिक दायित्व तो है मोदी जी का। अब 2047 में भारत को विकसित करना, अगर भारत विकसित नहीं हुआ तो जिम्मेवारी किसकी है? अपनी है, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। प्रिंस की कोई जिम्मेवारी नहीं होती, सारी गलती जनता की होती है। अब अच्छे भले ये कॉकरोच पार्टी नहीं होती तो पेपर लीक का मुद्दा ही नहीं होता, तो मुद्दा ही नहीं था, फालतू में खड़ा किया है। तो गलती किसकी है? मोदी जी की नहीं है, कॉकरोच जनता पार्टी की। सरकार मजबूत कैसे बनती है बताओ? ये तो जरूरी है, शक्ति है, ये तो जरूरी है। स्वतंत्रता कैसे संभव हो पाती है, इस पे बल है उसका। स्वतंत्रता कैसे संभव हो पाती है? तो डिस्कोर्स ऑन लीव में है ये, स्वतंत्रता कैसे संभव होती है। तो कैसे संभव होती है बताओ? जब लोग नैतिक हो, भले हो, वर्च्यू वाले हो, और तब क्या हो, गणतंत्रीय व्यवस्था हो, तो आजादी और स्वतंत्रता संभव हो पाती है। इसके बारे में बताया इसने, लेकिन राजनीतिक दायित्व के बारे में इसका वर्णन नहीं है। तो इसका उत्तर क्या है? बी है। ऐसे क्वेश्चन बताओ क्या होते हैं, छोड़ने वाले होते हैं। क्योंकि अगर हम प्रिंस को देखें तो यहां तक है, और अगर डिस्कोर्स ऑन लीव को देखें तो चौथे में घुस गया वो। तो हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, ये प्रिंस में तो ये भी स्वतंत्रता है ही नहीं उसमें। स्वतंत्रता आजादी तो क्या है के अंदर है, लीवी में है। गणतंत्र, स्वतंत्रता, आजादियां सब है लीवी के अंदर। सुरक्षा, सत्ता और ताकत किसमें है? प्रिंस का मुख्य काम क्या है? शक्ति, सुरक्षा और सत्ता और संपत्ति निर्माण। तो गणतंत्र का उद्देश्य क्या है? आजादियों को आजादी देना। तो इस बी आया। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस में एक शासक की प्राथमिक चिंताओं के रूप में राज्य की सुरक्षा और एकता के महत्व पर प्रकाश डाला। गलत है, सही है। अभी भी मैं आपको बता रहा था प्रिंस में है ये हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस में। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस में तो ये लिखा हुआ है कि इतिहास अपने आप को दोहराता कैसे, और इतिहास से हम सीखें क्या, इतिहास सक्रिय रूप में आगे कैसे बढ़ता है। मैकियावेली ने उस डिस्कोर्स में स्वतंत्रता और गणतंत्रवाद के महत्व पर प्रकाश डाला है। ये गलत है, सही है? सही है। तो इसमें कथन एक गलत है लेकिन 2 सही है। तो उत्तर क्या आया इसका? डी आया। राजा, अब ये कुछ, इसको कोई गलत मत करना भाई। शेर की तरह सासी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। ऐसी बातें एक व्यक्ति और करता है जिसको हम नैतिक जगत का न्यूटन कहते हैं, पेरेटो। पेरेटो भी इटालियन था। पेरेटो भी कहता है अभिजनों के पास दोनों ताकत होनी चाहिए, शेर वाली और लोमड़ी वाली। वो बोला अभिजन इनके बीच घूमते रहते हैं। कुछ अभिजन होते हैं, कौन कह रहा है? पेरेटो। ना भले नाम याद हो जाए एक बार, विल्फ्रेड पेरेटो इटली का समाजशास्त्री था जो मार्क्स का बहुत घोर विरोधी था। वो कहता कुछ अभिजन जो होते हैं ना वो शेर की तरह होते हैं,
और कुछ अभिजन लोमड़ी की तरह होते हैं। तो जो शेर की तरह होते हैं वो रेंटियर होते हैं, और जो लोमड़ी की तरह होते हैं वो स्पेकुलेटर, सट्टा जीवी होते हैं। ये लठ रखते हैं हाथ में और ये बुद्धि रखते हैं। ये लोगों को बहला फुसला के, अच्छी अच्छी सुंदर बातें करके, उनको नए सपने दिखा के राज करते हैं, और ये आंखें दिखा के राज करते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, और सत्ता इनके बीच घूमती रहती है। कभी शेर राज करते हैं और कभी लोमड़ियां राज करती है। आम जनता कभी राज नहीं करती। कोई लोकतंत्र संभव नहीं है, कोई समानता नहीं होती। मिलान करना है पुस्तकों का, हो जाएगा। रिपब्लिक प्लेटो की। इमाइली एक लड़का है जिसके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। उसको पढ़ाया कैसे जाए? तो मानव की जैसी प्रकृति है ना, उसको उसी अकॉर्डिंग सिखाया जाना चाहिए। और मानव की मूल प्रकृति दूसरों की सहायता के लिए होती है। ये तो समाज क्या है, भ्रष्ट कर देता है लोगों को, रूसो कहता है, वरना हम बुरे नहीं होते। ये समाज हमें सिखाता है कि बुराई क्या है। आदमी को अगर शुरुआत में आदमी ना अच्छा था, धीरे धीरे समाज का, भाषाओं का और तर्कों का निर्माण हुआ तो आदमी बुरा हो गया। ये इमाइली में ऐसी नैतिक शिक्षाओं की चर्चा है। रूसो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी एक का है, और आर्ट ऑफ वार मैकियावेली की पुस्तक है। तो ये अपने हिसाब से देखो, जिसमें मिलान हो जाएगा उसका हो जाएगा। डी में मिलान हो रहा है क्या? ठीक है। प्रमुख तत्व है राजनीति शासन प्रणाली का वर्गीकरण है क्या? परंपरागत दार्शनिकों के विचारों की आलोचना। उसने अपनी पुस्तक में प्लेटो की आलोचना की है, अरस्तु की नहीं। उसने सेंट ऑगस्टाइन की आलोचना की, अपने पढ़ा की, थॉमस एक्विनास की, सिसरो की। मतलब नहीं उसको दर्शन से। प्लेटो पहले सोफिस्टों का दर्शन का खंडन करता है कि सोफिस्ट कहते हैं मैटर है सब कुछ। प्लेटो क्या कहता है? आइडिया है सब कुछ। अरस्तु फिर पहले खंडन करता है प्लेटो का कि मैटर और आइडिया दोनों है। ये बोला मेरे कोई मतलब नहीं है क्या मैटर होता है क्या आइडिया होता है। दर्शन है ही नहीं इसमें, फिलोसफी तो है ही नहीं ना। स्वतंत्रता की आलोचना करता है क्या? नहीं, स्वतंत्रता को तो समर्थन करता है। गणतंत्रवाद के बारे में विचार है इसके, काय में है? डिस्कोर्स ऑन लिबी में। शक्ति का विश्लेषण है, ठीक है। तो ये है और ये है। क्या उत्तर हुआ फिर? डी आएगा, बी है, ए डी ई। ए सही है, डी सही है और ई सही, ठीक है। थे सुत्या हो थान की दिख है आगे तो मैं खड़े हूं थे बंदा आ गया, ठीक है। अरे ये क्लास सबके लिए भाई। मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस के संदर्भ में कथनों पे विचार करना है। यह पुस्तक लोकतांत्रिक भावना के साथ लिखी गई है, द प्रिंस। इसमें कोई लोकतांत्रिक भावना नहीं है, गलत है। इस पुस्तक में द्विनैतिकता, पब्लिक मोरालिटी एंड प्राइवेट मोरालिटी, और नैतिकता का यांत्रिक दृष्टिकोण। देखो दो नैतिकताएं दो होती है, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिकली तो नैतिक होना चाहिए, लेकिन निजी जीवन में नैतिकता नहीं होनी चाहिए। पब्लिक में अब आओगे तो भारत माता के नारे लगा के आंखों में आंसू लाओगे इसकी व्यथा कथा के ऊपर। अकेले जाके क्या बोलोगे? मूर्ख बना लिया ना पूरी जनता को। अरे मैं बहुत चालाक हूं, मैं ऐसे ही नहीं आया, ऐसे प्रधानमंत्री थोड़ी बनाऊं। इस पुस्तक में क्या है? यांत्रिक नैतिकता क्या होती है बताओ? नैतिकता का एक साधन और यंत्र के रूप में प्रयोग करना। नैतिकता साध्य नहीं है, नैतिकता एक साधन है। यह पुस्तक अपने धर्मनिरपेक्षता विरोधी दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है। इसमें धर्मनिरपेक्षता का विरोध है क्या? नहीं, धर्मनिरपेक्षता का विरोध है नहीं है। न तो धर्म का विरोध है, नहीं धर्म है निरपेक्षता का। ये धर्मनिरपेक्षता भी है इसके अंदर और धर्म भी है। बोला राजा को धर्म से
ऊपर होना चाहिए। राजनीति धर्म के अकॉर्डिंग चलनी। तो राजनीति में जब धर्म नहीं घुसता तो क्या होती है? धर्मनिरपेक्षता। तो क्या मैकियावेली धर्म विरोधी था? क्या मैकियावेली धर्म निरपेक्ष था लेकिन धर्म विरोधी नहीं था। विरोधी दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है। यह पुस्तक एक नागरिक सेना के पक्ष में बात करती है। एक होती है भाड़े की सेना, एक होती है भाड़े की सेना को निजी सेना बोला जाता है, कॉन्ट्रेक्टरी बोलते हैं उसको। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा तो है तो सही है। हाँ सॉरी, ये सही है लेकिन ये गलत है। तो बी और डी दो ही सही है, ए है इसका ऑप्शन। किसके लिए एमपी फोस्ट ने कहा कि उनका राजनीति प्रोटेस्टेंट धर्म की अपेक्षा पेगन पुनरुत्थान को अधिक प्रस्तुत करता है? चलो अब आपको ये तो पता है कि चलो इसका उत्तर मैकियावेली है। अब हमारे पास दो मुद्दे हैं, एक है प्रोटेस्टेंट धर्म और एक है पेगन पुनरुत्थान। इन दोनों में वो किसकी तरफ है? तब मैं आपको बताता हूं। प्रोटेस्टेंट धर्म है ना, उसमें क्या पाई जाती है? नैतिकता। मान लेते हैं पेगन को आप बोल दोगे देवतावाद। अब बताओ ये दोनों में किसका समर्थक है? मैंने आपको पढ़ाया था, ये देवतावाद का समर्थन करता है कि देवताओं की अदृश्यता और ऐसी शक्ति जरूरी है ताकि लोगों को नियंत्रित है। ये देवियां, ये भूमियां, ये जरूरी होते हैं रक्षा के लिए, किले की रक्षा के लिए। क्यों लोग, एक आदमी से नहीं डरता, एक आदमी भूत से और देवताओं से बहुत ही डरता है क्योंकि वो दिखाई नहीं देते। तो ये देवतावाद है, पेगन पुनरुत्थान है। ये देवता किस टाइम थे? जब रोमन थे। रोमन किसको मानते थे? देवी देवताओं की शक्तियों को मानते थे। ग्रीक भी मानते थे लेकिन प्लेटो अरस्तु नहीं मानते थे, बाकी ग्रीक मानते थे। तभी तो ये कहते तुम देवताओं का विरोध कर रहे हो। ये वही तो पुनरुत्थान है, वापस लाया देवताओं को। अच्छा, एक और चर्चा करें। ये जो धर्म है और ये पेगनवाद है, इनमें अंतर क्या है फिर? ठीक है, अब सुनते हैं। ये जो नैतिकताएं और प्रोटेस्टेंट धर्म और कैथोलिक जो भी है, ये अच्छा, अब ईसा मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति तुम्हें थप्पड़ मारेगा तो तुम क्या करोगे? दूसरा गाल है आगे करोगे। तो ये तो ऐसे काम सिखाते हैं। अगर कोई तुमसे मांगे कि तुम अपना कोट मुझे दे दे, तो वो तो कहता है अपना सब कुछ खोल के दे दो उसको। उसे इतना ही कहा था, मैं सर्दी लगी रही, कोट खोल दे, उसको शर्ट भी दे दो, पैंट भी दे दो। अच्छा, तो ये तो प्रोटेस्टेंट धर्म है। धर्म तो ये सिखाते हैं, तो धर्म तो कायरता सिखाता है। अब आ गया देवतावाद। माता जी की फोटो आपने देखी है, जब माँ को गुस्सा आता तो क्या करती है? वो रुंड मुंड पहन के, हाथ में तलवार लेके और खून से वो क्या दिखाती है? वो गंडासा दिखाती है, खून में रंगा हुआ। तो ये जो देवता होते हैं ना, ये हमें वीरता, साहस, बलिदान और क्या सिखाते हैं? त्याग सिखाते हैं। और ये नागरिक वर्च्यू है, इसका नागरिक वर्च्यू यही है। तो देवतावाद तो हमें शक्तिशाली होना और साहसी होना सिखाते हैं और युद्ध करना सिखाते हैं। इसीलिए किसकी पूजा की जाती है? देवियों की। तो देवी किसका रूप होती है? शक्ति का रूप होती है। शिव को तांडव नृत्य करते हुए सहारक के रूप में ज्यादा दिखाया जाता है। यही कारण है कि आजकल देखो, राम को गुस्सा आ रखा है और राम ने क्या तान रखी है? तीर। आजकल जितने भी चित्र आप देखोगे ना, उसमें कृष्ण है ना, उसके साथ दिक्कत है बेचारे के। क्योंकि कृष्ण क्या करता है? जब सुदर्शन भी चलाता है तो हंसता रहता है। और राम के वर्तमान की फोटो देखो, और शिव तो आप देख ही लो, है ना, वैसे खंडा उठा रखा शिव ने। शिव के और भी रूप है, लेकिन आजकल सिर्फ कौन से रूप दिखाए जा रहे हैं? हिंसक और डरावने वाले रूप दिखाए जा रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि इनके जो गंडासे और इनके जो तीरों का मुंह है ना, वो गलत जगह है, वो अपनी तरफ है, बिल्कुल चंपत राय की साइड होना चाहिए था। चलो, देवतावाद क्या होता है मैंने आपको बताया। कौन सी पुस्तक मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई? लीवी है, प्रिंस आर्ट ऑफ वार है। पहले कौन सी लिखी गई बताओ? ऐसे ऐसे छपना नहीं, लिखी कौन सी गई थी? पहले प्रिंस आई थी, फिर
लीव आई थी, फिर आर्ट ऑफ वार आई थी। ठीक है, कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं। तो इसका उत्तर क्या आया था? डिस्कोर्स ऑन, ऐसी कोई पुस्तक ही नहीं है। एक पुस्तक है डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी, रूसो की पुस्तक है वो, ऐसी कोई पुस्तक देखनी पड़ेगी है क्या? मैकियावली के दर्शन में साध्य साधनों की उपयोगिता को पुष्ट करते हैं। साधन महत्वपूर्ण है या पूजनीय है, ये किससे पता चलेगा? जब वो किसकी प्राप्ति करवा देंगे? साध्य की। ये है एंड और ये है मीन्स, इन दोनों का संबंध होता है क्या? नहीं। अगर एंड प्राप्त कर लिया तो मीन्स अपने आप ही सेट हो जाएंगे। तो महत्वपूर्ण क्या है? सिर्फ साध्य। यहाँ साधन महत्वपूर्ण है नहीं है। कोई भी साधन प्रयोग करो, आपको साध्य की प्राप्ति कर लो। और गांधी जी कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। ये कहता है बस आप तो प्राप्त कर लो, साधनों की तरफ मत देखो। द प्रिंस का मुख्य ध्येय राज्य की एकता और अखंडता लाना है। इस ध्येय की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। दोनों सत्य है और इसकी क्या कर रहा है ये व्याख्या। इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मेन चीज क्या है? साध्य। और ये क्या है? ये ध्येय, ये इंटरकनेक्टेड है दोनों। ये कहते हैं कि मैकियावली के दर्शन में साध्य महत्वपूर्ण है और प्रिंस का साध्य क्या है? राज्य की एकता और अखंडता और सुरक्षा है। तो ये इस ध्येय की व्याख्या कर रहा है। ये है ध्येय जो महत्वपूर्ण होता है, और ये है ध्येय को लागू करना। तो ए आर दोनों सही है और इसकी क्या कर रहा है? ये व्याख्या कर रहा है। तो इसका उत्तर क्या आया? एक। अरस्तु ऐसे प्रथम विचारक थे जिन्होंने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया, लेकिन यह क्या थी? आकस्मिक थी। उस आकस्मिक ऐसे थी कि वो भाग्यशाली था कि सिकंदर जब युद्ध करने के लिए गया, बोला गुरुजी मैं तो विश्व विजय करके आता हूँ और आप मारो मस्ती। उसको 200-250 दास दे गया। अगर उसके पास दास नहीं होते तो क्या वो इतने सारे तथ्य इकट्ठे करवा लेता? क्या नहीं करवा पाता। तो ये तो क्या थी? एक आकस्मिक थी पद्धति। उसकी भी आगमनात्मक है। सही है, ठीक है, ये इस वाक्य सही है। मैकियावली के मामले में उसने आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग जानबूझकर किया था। अब ये बताओ, तब मैंने आपको एक अशिष्ट मैकियावलीवाद करवाया था, इसका दांते जर्मिनो का, दांते जर्मिनो का अशिष्ट मैकियावलीवाद। अब दांते जर्मिनो क्या कहता है कि मैकियावली का अशिष्ट मैकियावलीवाद है क्या? मतलब इतिहास का कैसा प्रयोग करता है? इतिहास का मैंने कहा था हम दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। एक होता है निष्पक्ष रूप से, लेकिन इतिहास निष्पक्ष होता नहीं है। हम इतिहास का मनमाफिक अर्थ लगाते हैं और उससे सिर्फ वही उदाहरण इकट्ठे करते हैं जो हमारे तर्कों को लागू करते हैं। अब मैं ये कह दूं कि महाराणा प्रताप और गढ़पुर से अत्यंत वीर थे, छोड़ के आगे चलते हैं, वीर थे, बोल नहीं सकते ना। मैकियावली के मामले में आगमनात्मक पद्धति का उसने क्या किया था? जानबूझ के प्रयोग किया था। बताओ पहले आगमनात्मक पद्धति कैसे चलती है? उसने जैसे लुई 12 हुए, 12 लुइयों में से सिर्फ उसने 5 लुई उठाए। फ्रांस के राजा लुई, 12 लुइयों से सिर्फ 5 लुई उठाए, जो झूठे थे, दम्भी थे, गैर नैतिक थे और बड़े खतरनाक और शक्तिशाली थे। उसने सिर्फ 5 उठाए। तो उसने क्या किया? अपने तर्कों को सही साबित करने सिर्फ कौन से तथ्य उठाए? तो पहले तथ्य उठाए। देखो ये राजा लुई पहला, लुई चौथा, लुई 11वां, लुई 12वां, ये इतने झूठे थे, उतने शक्तिशाली थे। तो जो झूठा होगा, गैर नैतिक होगा, धर्म को नियंत्रण में रखेगा, शक्ति से प्रेम करेगा, वो शक्तिशाली होगा। तो पहले इसने बुरे बुरे तथ्य इकट्ठे किए और फिर एक प्रस्थापना बना दी कि बुरे लोग क्या होते? राजनीति में कामयाब होते हैं। तो आगमनात्मक पद्धति पहले तथ्य इकट्ठे करती है, फिर क्या निकालती है? निष्कर्ष निकालती है। लेकिन इसने क्या किया? अपने हिसाब से तथ्य इकट्ठे किए, इतिहास को मनमर्जी से उसने उठाया और उसका तोड़ मोड़ के प्रयोग किया। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ये अरस्तु के बारे में है और ये मैकियावली के बारे में। ये इसकी व्याख्या कर रहा तो समझ में आता, ऊपरी मैकियावली नीचे मैकियावली तो समझ में नहीं आता। ऊपर होता कि मैकियावली ने आगमनात्मक पद्धति का जानबूझकर प्रयोग किया,
नीचे लिखा था कि मैकियावेली ने इतिहास से जिन तथ्यों का संकलन किया वो उसकी तर्क पद्धति को सही साबित करने वाले ही तथ्य थे। तब तो क्या हो जाती इसकी, देखिए इसके ऊपर तो रस्त नीचे मैकियावेली है, दोनों ही सही, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं है। तो इसका उत्तर क्या आया, बी आया। मैकियावेलीवाद नैतिकता के दोहरे मानदंड का समर्थन करता है, ओके, जिसमें एक तो शासक के लिए जबकि दूसरा नागरिकों के लिए। शासक है उसकी कोई नैतिकता सब किसको माननी पड़ेगी, अपने को, आम जनता का नैतिकता। राज्य के निर्माता के रूप में शासक ने सिर्फ, अब बताओ ये सही बात है ना, कानून से क्या है, परे है। और वहां उसमें किसको सही मान लिया कि वो सकारात्मक कानूनों के नियंत्रणाधीन है, और यहां कह रहा है वो कानून से परे है, बल्कि नैतिकता से भी परे है। तो मैकियावेली नैतिकता के दोहरे मानदंड का समर्थन करता है, एक तो है शासक के लिए जबकि दूसरा निजी नागरिक के लिए। तो शासक के लिए कुछ नहीं है, शासक न सिर्फ कानूनों से परे है बल्कि नैतिकता से भी परे है। तो ये है तो दोनों सही, लेकिन क्या व्याख्या कर रहा है क्या, आप ये देखो क्या व्याख्या कर रहा है क्या। ये कह रहा ना कि शासक के लिए नैतिकता अलग होती है, वो न तो नैतिकता से भी परे होते हैं और कानून से भी परे है। तो वो नीचे वाला ऊपर वाले की क्या कर रहा है, ऊपर वाला कह रहा है कि राजा अनैतिक होता है, तो ये तो कह रहा है वो शासक न सिर्फ कानूनों से परे होता है बल्कि नैतिकता से भी परे होता है, क्योंकि उसकी नैतिकता क्या होती है, जनता से अलग नैतिकता होती है उसकी। तो ये सही स्पष्टीकरण है, इसका उत्तर क्या आया, ए। पहला नैतिकता के बारे में, दूसरा किसके बारे में, ये रहा, दूसरा भी किसके बारे में कि न केवल कानून से बल्कि नैतिकता से परे, वो भी नैतिकता के बारे में है। अच्छा चलो, पहला वाक्य किसकी नैतिकता को बताने के लिए, प्रिंस का वाक्य है, तो मेनली है किसके लिए वाक्य, ये शासक के लिए मेनली वाक्य है, और ये भी वाक्य है शासक की नैतिकता के ऊपर तो है। मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सही है, इसने प्राचीन रोम को देवत्व प्रदान किया गया है। इसमें इतिहास का व्यापक रूप से उपयोग किया गया ताकि शासन कला सीखी जा सके। प्राचीन रोम को देवत्व प्रदान किया, देखो अब ये ऐसे क्वेश्चन फिर गड़बड़ है। एक बार मतलब अपन देखते हैं, इसमें इतिहास का व्यापक रूप से प्रयोग हुआ है, ऐतिहासिक पद्धति है इसकी, ताकि शासन कला को बोलते हैं स्टेट क्राफ्ट, राज्य कला। इतिहास का प्रयोग किस लिए किया, ताकि हम सीख सकें कि पुराने राजा राज कैसे करते, उन्होंने जो गलतियां की वो गलतियां हमें नहीं करनी। राज्य शासक की सफलता हेतु निजी सेना कॉन्डेटरी की आवश्यकता बताई गई है। निजी सेना, एक होती है नागरिक सेना, एक होती है निजी सेना। निजी सेना होती है कॉन्डेटरी, ये कॉन्डेटरी का घोर आलोचक है, क्योंकि निजी सेनाएं देश के लिए नहीं लड़ती बल्कि स्वयं के लिए लड़ती, धोखेबाज होती है। इटली के नैतिक पतन हेतु किसको दोषी ठहराया गया, ये गड़बड़ है इसके अंदर। तो आप ये बताओ इसका उत्तर क्या है। अब मेरी सुनो, देखो पहले तो इसका इलाज करते हैं। इटली के नैतिक पतन हेतु धर्म, अगले ने पढ़ा ही नहीं, ठोक दिया। नैतिक पतन के लिए चर्च जिम्मेवार है, धर्म जिम्मेवार है नहीं है। धर्म तो देवत्व होता है, ना देवताओं का डर होता है। कट गया। राजा शासक की सफलता तो निजी सेना की आवश्यकता बताई गई है, नहीं। बी तो है सही। अब आ गया कि इसमें प्राचीन रोम को देवत्व प्रदान किया गया है। अब देवत्व का मतलब क्या होता है, आप बताओ, इसकी व्याख्या करो, क्या होता है देवत्व। भी उसको सुप्रीम माना गया, यही तो होता है देवता का मतलब, कि प्राचीन रोम की व्यवस्था जो गणतंत्र व्यवस्था थी, वो आदर्श व्यवस्था थी, तो इसको देवत्व भी तो कहा इसने, लेकिन नहीं मानता। इसने क्या मान लिया कि उसने कोई देवत्व प्रदान नहीं किया। तो क्या देवत्व प्रदान नहीं किया, तो क्या इस व्यवस्था को उसने राक्षसपन प्रदान किया क्या, ये तो घटिया व्यवस्था है। रोमन गणतंत्र क्या है उसके लिए, आदर्श व्यवस्था है। आदर्श व्यवस्था को हम क्या कह सकते हैं, भाई राम राज्य एक देवीय राज्य टाइप ही तो है,
खुदाई राज एक देवी राज्य टाइप है जहां बहुत ही अच्छा शासन होता है, नैतिक भला शासन होता है, बढ़िया लोग राज करते हैं, इसलिए नहीं माना इसको। इसने इसको मान लिया। किसको? इटली के नैतिक पतन के लिए किसको दोषी ठहराया? धर्म को। धर्म को नहीं, चर्च को दोषी ठहराया। लेकिन इसने तो सही मान लिया, क्योंकि इसके लिए चर्च और धर्म दोनों ही क्या है? एक है पेपर सेटर के लिए। तो इसने उत्तर मान लिया बी और डी, जबकि इसका उत्तर होना था ए और बी। सही छांटना है, उत्तर क्या होना था? ए और बी होना चाहिए, लेकिन उसने उत्तर माना हुआ क्या है? तो अपन इस प्रश्न को यही छोड़ देते हैं, अब इसका कोई उत्तर नहीं मानेंगे। मैकियावेली के प्रिंस को देखो, ये कब होता है? जब आप पेपर बनाने की जल्दी हो। मैकियावेली आपने आज से 10 साल पहले पढ़ा था, आप भूल गए हो मैकियावेली को। अरे आपको पेपर बनाना है तो आपको जो भी लाइन आई उसका संदर्भ नहीं देखते, आपने क्या ठोक दी लाइन। सही गलत से आपको मतलब नहीं, उसकी व्याख्या से मतलब इस लाइन का अर्थ क्या निकलेगा, छात्र पढ़ेंगे तो उसका क्या अर्थ लगाएंगे, नहीं, उसने तो किताब में थी वो ठोक दी। प्रिंस के निम्नलिखित में किसने महान और एक वास्तविक राजनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति, देखो इसमें इंग्लिश देखोगे तो वास्तविक राजनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति, ए मैन ऑफ जीनियस आ गया, कि सच्ची धारणा की संज्ञा थी जिसका सर्वोत्तम में महान उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है सर्वोत्तम महान? राष्ट्र राज्य का निर्माण करना। ये मैन ऑफ जीनियस है क्योंकि इसका उद्देश्य महान है। किसने कहा? ये हेगल ने कहा। किसके लिए? ये हेगल ने इसको मैन ऑफ जीनियस और इसके उद्देश्य को सर्वोच्च और महान क्यों बताया बताओ? क्योंकि सेम उद्देश्य किसका था? हेगल का था। इटली विखंडित है और वो इटली को एकीकृत करके और राष्ट्र राज्य का निर्माण करना चाहता है, सभी लोगों को आपस में जोड़ के एक सशक्त देश का निर्माण करना चाहता है। और इसके सपने को बाद में केबुर और गेरिबाल्डी ने पूरा किया। इटली का एकीकरण किया केबुर और गेरिबाल्डी ने। हेगल का भी सपना था कि पर्सा और उसके जो छोटे छोटे और देश हैं जो जर्मनी के अंदर ही पाए जाते थे, छोटे छोटे सामंती व्यवस्थाएं, जैसे भारत में थी ना 500 और कितने थे वो, ऐसी जर्मनी था। पर्सा उसका सबसे बड़ी रियासत थी, सबसे बड़ा जो एरिया था वो पर्सा था, लेकिन और भी बहुत छोटी रियासतें थी। हेगल भी ऐसा ही सपना देखता था कि जर्मनी का क्या होना चाहिए? एकीकरण होना चाहिए। फिर ये पूरा किसने किया? बिस्मार्क ने। जर्मनी का एकीकरण किया बिस्मार्क ने। इटली का एकीकरण किया काबूर और गेरिबाल्डी ने। और भारत का एकीकरण पटेल ने और मेनन ने। मेनन उसका सेक्रेटरी था। तो ये हेगल का वाक्य है, क्योंकि हेगल का भी सपना राष्ट्र राज्य का है। क्यों निकोलो मैकियावेली को व्यवहारिक राजनीति के सिद्धांतवादी के तौर पर उल्लेखित किया? देखो कौन सी राजनीति का? रियल पॉलिटिक्स। कोई उसमें कल्पनाएं और आदर्श और मानक नहीं है, क्योंकि वह राजनीति में आदर्शवाद लागू करता है? नहीं, कोई राजनीति में उसका आदर्शवाद नहीं है। क्योंकि वह कैथोलिक भावना से संबंध होने की आवश्यकता के लिए तर्क देता है? नहीं, क्योंकि वह मानवीय व्यवहार में आदर्शों को त्यागने और अनुभवजन्य वास्तविकता के अवलोकन की आवश्यकता को समर्थन देता है। क्योंकि वह राजनीति में आदर्शवाद लागू करता है और कैथोलिक भावना से संबंध होने की आवश्यकता को समर्थन देता है। बाकी दो वाक्य इसने फिर मिला दिए, तो उसका उत्तर क्या आया? सी है। क्योंकि वह मानवीय व्यवहार में आदर्शों को त्यागने की बात करता है। कोई आदर्श नहीं होता, मानव सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अहंकारी और झूठा होता है। और ये कैसी वास्तविकता है? एक अनुभवजन्य आवश्यकता। ऐसा भी राजा को होना पड़ेगा जैसे लोग हैं। ठीक है, अब मिलान करो। धर्मनिरपेक्षता है मैकियावेली का। सहमति, कंसेंट, सहमति को सबसे पहले कौन लाया? होब्स लाया। राज्य सहमति का निर्माण, और सहमति से हम किसी भी चीज का निर्माण करते हैं। हर वो खुशी पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, लेकिन होना क्या पड़ेगा? इसके लिए हमें अपनी सहमति देनी पड़ेगी। लेवियाथन को। व्यक्तिवादी सिद्धांत लोक में पाया जाता है, और स्वतंत्रता रूसो। अब आप कहते हैं इनमें बाकियों में तो पाई जाती है,
बाकियों में तो पाई जाती है, लेकिन मुख्य सिद्धांत किसका है ये? देखो, मैकियावली के अंदर व्यक्तिवाद के भी दर्शन होते हैं, मैकियावली में स्वतंत्रता और गणतंत्र के भी दर्शन होते हैं, मैकियावली में धर्मनिरपेक्षता के दर्शन होते हैं। इसको छोड़ के बाकी सारे दर्शन मैकियावली में होते हैं। लोक है, लोक व्यक्तिवादी भी है, लोक स्वतंत्रता भी है, लोक सहमति भी है, और लोग आगे के चल के धर्मनिरपेक्ष भी हो जाता है। लेकिन ये मुख्य किससे जुड़े हुए हैं? तब हमें ये नीचे के ऑप्शन देख के मैच करना पड़ेगा इनको। तो उत्तर क्या आया इसका? सी आ गया। मैच नहीं हो रहा, देख लो। मैंने व्यक्तिवादी लोग को बता दिया, सी का 4 है ही नहीं, सी का 4। देखो, अब सहमति का सिद्धांत तो होब्स का है, और वो फेमस थ्योरी है इसकी सहमति के ऊपर। अब आप कहते सहमति तो फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो सहमति तो देनी पड़ेगी, लेकिन सहमति सहमति करके मुख्य सिद्धांत खुद का किसका दिया हुआ है? थ्योरी ऑफ कंसेंट होब्स का है ये। अब आ गया धर्मनिरपेक्षता। अब इसको जोड़ें कैसे? तो व्यक्तिवादी तो मुख्यतः कौन है? लोग है मुख्य व्यक्तिवादी, व्यक्तिवादियों का शिरोमणि है ये। हो सकता है अपने यहां कहीं गलती रह गई हो। और व्यक्ति स्वतंत्र कब होते हैं? जब वो सामान्य इच्छा में भाग लेते हैं। तो स्वतंत्रता पे सबसे ज्यादा बल किसका है? रूसों का है। देखो, इस हिसाब से मिल रहा है तो इसको मिला लो, इस हिसाब से अगर नहीं मिल रहा है तो उसको छोड़ दो। ऐसे ही मिलान होगा इसका, इसका मिलाओ। अब आप और कैसे मिलाते हैं? तो आपके अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिए? धर्मनिरपेक्षता आप किसकी कह रहे हो? मैकियावली की, सही है। सहमति आप लोग की कह रहे हो, और होब्स को आप व्यक्तिवादी बता रहे हो। क्या होब्स व्यक्तिवादी था क्या? देखिए, यही तो बहस है। जब होब्स का लेवियाथन देखते हैं तो वो दोनों है, वो व्यक्तिवादी भी है और वो निरंकुशतावादी भी है, क्योंकि उसमें अलग अलग आदमी है। वो सहमति देते हैं, फिर इकट्ठे होते हैं और फिर एक निरंकुश राजा का निर्माण करने। तो होब्स व्यक्तिवादी के साथ साथ निरंकुशतावादी है, लेकिन लोग सिर्फ क्या है? व्यक्तिवादी। तो कैसे मान ले होब्स को ये? तो अब ऑप्शनों को सही कर लो, ये ऑप्शन मान लो इसके अंदर। ये आप हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा, अब हो जाएगा तो हो जाएगा, इलाज क्या है? आप तर्क तो यही कह रहा है और समझ भी यही कह रही है कि आप तो यहां कोई गलती हो गई हो, ये भी तो हो सकता है। ऑप्शन बना दे, इसको कंट्रोवर्सी में मान के छोड़ दो एक बार आप। जिस राजनीतिक दर्शन ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया, मैकियावली लिया गया था, है ना? जिस सर्वप्रथम मिस क्या सर्वप्रथम इसने किया था किस? अब इसको राज्य नहीं लिखना था, यहां गलती कर दी। यहां लिखना था राष्ट्र राज्य, राज्य लिखना नहीं था, इसको राष्ट्र राज्य लिखना था। तो स्टेट, स्टेटो, लो स्टेटो, जो भी इसने तो कर दिया वो ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है? सी है। अच्छा, ये बताओ, इसका तो राष्ट्र राज्य है, इसका मैकियावली का, उनका सीधा ही राज्य ही था, है ना? सिटी स्टेट्स, इनका नेशन स्टेट है। सिटी स्टेट में नेशन स्टेट में अंतर होते हैं। सिटी स्टेट कब थे? ग्रीक काल में थे, फिर रोमन गणतंत्र आया, फिर धार्मिक राज्य आए, और फिर राष्ट्र राज्य आए। वर्तमान में कौन से राज्य चल रहे हैं? एक बार 1990 के बाद ये चला कि अंतरराष्ट्रीय राज्य आएंगे और सारा संसारी क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा वैश्वीकरण की वजह से, लेकिन हुआ नहीं फिर वो। किसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि राजनीतिक शासक को अमोरल, गैर नैतिक होना चाहिए? अनैतिक नहीं, नैतिक भी नहीं, बल्कि गैर नैतिक होना चाहिए। किसका है ये? मैकियावली का है। कौन सी एक पुस्तक मैकियावली द्वारा लिखी गई है? नहीं, कौन सी नहीं लिखी गई? बेहेमोथ है, एक नाटक है, वो उपन्यास है जो किसने लिखा था? ये होब्स का है, बेहेमोथ। अब इनको बिलाना है, प्लेटी नहीं है ये।
एक प्लेटो एक प्लेटी है। आप प्लेटो भूगो क्या कहोगे? तो डाकी भूगो क्या कहोगे? प्लेटो। प्लेटो का है फिलोसोफर किंग, मैकियावली का प्राइवेट एंड पब्लिक मोरालिटी, हेगल का टाइम स्पिरिट, और अरविंदो का सावित्री। मिलान के कौन से में होगा? ए में हो गया मिलान। ठीक है। अच्छा बताओ, लास्ट में जब हुआ तो बताओ क्या हुआ, उसका उत्तर क्या है? थैंक यू।